हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डे ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का दिन 28 नवंबर जो है वो क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन सी हमारी प्रमुख घटनाएं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई, हम लोग अपनी क्लासेज को कंटिन्यू करते हैं। और आज आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। कहते हैं कि हर सूरज की किरण एक ना एक संदेश, एक ना एक पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आती है, कुछ ना कुछ खास आप लोगों के लिए लेकर आती है। तो आज का दिन आपके लिए क्या खास होने वाला है, आज के दिन में इतिहास में क्या हुआ था, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों अब आपके मुस्कुराने की बारी है। चलिए भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले आज के दिन की खबरों को। सबसे पहले दोस्तों ये लीजिए भाई, 28 नवंबर, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 28 नवंबर की। इतिहास में अगर यदि तुम लोग बात करो यहाँ पर, तो दोस्तों इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर दिवसों की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर दो दिवस इंपॉर्टेंट है बड़ी, क्योंकि दोस्तों ये पूछा जाता है कि लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा पूछा जाता है कि लाल ग्रह दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछेगा वो कि लाल ग्रह दिवस। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में रेड प्लानेट डे। क्या कहते हैं, रेड प्लानेट डे इसे कहा जाता है, लाल ग्रह दिवस इसे कहा जाता है। कब मनाया जाता है, 28 नवंबर को ये मनाया जाता है दोस्तों। 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये कहता है कि भाई जो मंगल ग्रह है उसके प्रति आकर्षण और वैज्ञानिक प्रकृति का जश्न मनाना। क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति का जश्न मनाना, यानी कि हमारी वैज्ञानिक, हमारी जो साइंटिस्ट है, हमारी जो साइंस है वो कितनी आगे तरक्की कर चुकी है, वो उस पर हम लोग जश्न मना सकते हैं, उसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि दोस्तों हम लोग अपनी साइंस के क्षेत्र में कितना आगे। तो लिखना भाई साथ में कि ये मंगल ग्रह क्यों मनाया जाता है, कि मंगल ग्रह क्या है, हमारे आकर्षण और वैज्ञानिक प्रकृति के जश्न को समर्पित है। वैज्ञानिक प्रगति के जश्न को समर्पित है। ठीक है, यानी कि हमारा साइंस कितना आगे तरक्की कर चुका है, हमारा साइंस कितना आगे तरक्की करने वाला है इसको। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहां पर कि दोस्तों ये जो मंगल ग्रह है ना, क्या ना है, मंगल ग्रह, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लाल कहते हैं, यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है कि दोस्तों मंगल ग्रह पर जो धूल और जो चट्टाने हैं, धूल और जो चट्टानों के जो कण हैं, धूल और जो चट्टानों के जो कण है वो क्या दिखाई देते हैं, तो वो रेड दिखाई देते हैं। वो क्या दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं। इसलिए इसे हम लोग को क्या कहते हैं, लाल दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल दिवस कहते हैं, लाल ग्रह दिवस कहते हैं मंगल ग्रह को। क्या, किसको, मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसने बनाया था दोस्तों, लिखना यहाँ पर, छापना आप लोग कि नासा की जो कंपनी है, नासा आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्या कहा जाता है नासा, और है कहां पर ये है भाई अमेरिका के अंदर। इसकी फुल फॉर्म क्या है नासा की, अगर यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करो तो इसे कहा जाता है भाई नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कहा जाता है, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहा जाता है। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहा जाता है भाई, नासा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। अब ये कब से मनाया शुरू किया और इसका रीजन क्या था दोस्तों, 1964 के अंदर एक ग्रह था जिसका नाम था मैरिनर 4। क्या नाम था, मैरिनर 4, जिसे अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण करवाया था उनकी याद में। किसकी याद में, उनकी याद में, जिसका नाम था भाई, नाम छापना एक बार कि 1964 को एक वो था जिसे कहा जाता है भाई मैरिनर 4। क्या कहा जाता है, मैरिनर 4। ये क्या है, ये हमारे पास में एक अंतरिक्ष यान है। क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान ने इसकी खोज की थी, इसलिए इस अंतरिक्ष यान की जो प्रक्षेपण है, इस अंतरिक्ष यान को जो हम लोगों ने छोड़ा था उसके प्रक्षेपण की जो याद है, इसकी उसमें हम लोग मनाते हैं, याद की, इसलिए इसको मनाया जाता है। किसको, मंगल ग्रह, या कह दूं कि लाल ग्रह जो दिवस है इसको मनाया जाता है। चलिए भाई आगे बात करो इससे रिलेटेड कुछ चीजों की। तो दोस्तों सुनना, यहाँ पर ध्यान से देना कि सबसे पहले दोस्तों 1660 के अंदर दोस्तों लंदन के अंदर, कहां पर, लंदन में द रॉयल सोसाइटी का क्या होता है, गठन होता है। द रॉयल सोसाइटी का गठन होता है। द रॉयल सोसाइटी का गठन कब किया जाता है दोस्तों, 1660 के अंदर। अगर इसी के बारे में बात करो तो दोस्तों 1814 के अंदर द टाइम्स ऑफ आप लोगों ने प्रिंटिंग सुना होगा, द टाइम्स ऑफ
लंदन को, द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार मुद्रित प्रेस, या मैं कह दूं पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, क्या कह दूं, प्रिंटिंग प्रेस कह दूं, पहली बार प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, कब, 1814 के अंदर। तो 1814 में क्या था दोस्तों, द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार स्वचालित, क्या, स्वचालित प्रिंट मशीन मिली थी। क्या मिली थी, स्वचालित थी, खुद चलती थी। इसमें केवल आप लोग एक बार इसमें सिस्टम सेट कर दो, उसके बाद में स्वचालित है, खुद चलती रहती है। कब, 1814 के अंदर। अगर यदि बात करूं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो 1821 के अंदर दोस्तों पनामा जो नहर है, पनामा नहर आप लोगों ने सुना होगा, पनामा नहर के बारे में आप लोग मुझे थोड़ा सा डिस्कस करोगे। मैं बताता हूं आप लोगों को कि जो पनामा है वो स्पेन से आजाद हो गया था। किससे आजाद हो गया था, पनामा स्पेन से आजाद हो गया था। उसकी खुशी में 28 नवंबर को ही 1821 के अंदर जश्न मनाया जाता है पनामा को। अब तुम मुझे यह बताओ कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है, किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है, बताओ कौन से दो महासागर हैं जिनको जोड़ने का काम करती है। इसी के साथ में दूसरा और छापना, एक और छापना दोस्तों, यहीं पर एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुएज नहर। क्या सुना होगा, सुएज नहर सुना होगा। ये सुएज नहर किन दो, अगर यदि मैं बात करूं इनके महाद्वीपों की, किनकी, महाद्वीपों की, कि किन दो महाद्वीपों को जोड़ने, या मैं कहूं कि किन दो महाद्वीपों के बीच में व्यापार करने का जो कार्य है वो कौन सी नहर करती है, कौन सी कैनाल है जो करती है। इन्हें क्या कहा जाता है, तो कैनाल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कैनाल कहा जाता है, नहर कहा जाता है। एक पनामा नहर है और एक सुएज नहर है। कौन सी नहर है, एक सुएज नहर है। दोनों नहरों के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में छाप के दोगे। ये लो, यहां आप लोगों को दिख रहा होगा सुएज नहर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सुएज नहर यहां से ये वाली दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है, सुएज नहर दिखाई दे रही है। ये किन दो महासागरों के बीच व्यापार करने का मार्ग है। कौन कौन से दो हमारे पास में महासागर हैं, देखो नीचे एक आप लोगों को महासागर दिख रहा होगा जिसका नाम है दोस्तों लाल सागर। कौन सा है, ये है दोस्तों आपके पास में लाल सागर। ये लो भाई लाल सागर है, ये आप लोगों को नीचे दिखाई देगा। और ऊपर आपको एक दिखाई दे रहा होगा जिसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ब्लू कलर की लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग भूमध्य सागर। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर कहा जाता है। इन दोनों के बीच में दोस्तों एक बात बताओ, महासागरों के बीच में अगर यदि पहाड़ आ गए बीच में, तो उन महासागरों के और दोनों महासागरों से आने जाने का रास्ता तो बंद हो जाएगा ना। उन दोनों महासागरों के बीच में जहाजों को, शिपों को कैसे लेके जाओगे। तो भाई बात, कुछ तो रास्ता होना चाहिए, कुछ तो वहां पर पानी होना चाहिए जिनमें से जहाजों को निकाला जा सके। उन पहाड़ों के बीच में तंग सकरी गलियां होती हैं, उनको हम लोग कैनाल के रूप में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैनाल के रूप में बोल देते हैं। यानी कि इन दोनों महासागरों को बीच में जोड़ने का कार्य करता है। वो अपने पानी की को भी बदल देता है। यहां से दुनिया, ये भाई आपकी सुएज नहर स्टार्ट होती है और ये सुएज नहर है, ये सुएज नहर है। यहां से कोई भी जहाज आएगा तो बेचारा क्या करेगा, आराम से सीधा चला जाएगा। मतलब जहाज यहां खड़ा करके उसके सामान को उतार के थोड़ी लेके जाएगा, भाई जहाज जाना चाहिए। ये आपका कौन सा है, सुएज नहर यहां पर दिखाई देता है, ठीक है। इधर एक देश है जिसे कहा जाता है इजिप्त। क्या कहा जाता है, इजिप्त। इजिप्त यानी कि मिस्र। ये कौन सा है, मिस्र है, ठीक है। चलिए और मैं बात करूं यहां पर, ये देखो अगली वाली बातों को हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये आप लोगों ने फोटो देख रखा होगा, ये फोटो है भाई महात्मा ज्योतिराव फूले जी। क्या है, महात्मा ज्योतिराव फूले जी जो है, इनका दोस्तों 28 नवंबर को, कब, 28 नवंबर को इनका दोस्तों निधन होता है। कब, 1890 के अंदर, ठीक है। महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, ओके। अब मैं बात करूं इनके बारे में, तो ये थे कौन। अगर यदि इनकी तुम बात करो दोस्तों, भारतीय समाज सुधारक, ये दार्शनिक थे, ये लेखककार थे। ये कौन थे, दार्शनिक थे, ये लेखककार भी थे। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रांति कार्य भी किए थे। क्या किए थे, क्रांतिकर्ता थे, एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। 1888 में इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी। लेकिन एक एक चीज को मैं पॉइंट टू भी पॉइंट आउट करवाऊंगा दोस्तों, चिंता मत करो। अगर यदि तुम बात करो दोस्तों, ये हमारे भारतीय समाज सुधारक हैं। ये कौन है, भारतीय समाज सुधारक है दोस्तों। ये लेखक भी हैं। ये कौन है, लेखक भी हैं। ये दोस्तों दार्शनिक भी हैं। और अगर यदि इनके बारे में बात करो तो दोस्तों ये इन्हीं के साथ में ये क्रांतिकारी कार्यकर्ता है, ठीक है।
ये क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। अच्छा, 1875 के अंदर, 1875 में इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर, महाराष्ट्र में एक समाज की स्थापना की थी जिसे कहते हम लोग सत्यशोधक समाज। क्या कहते हैं भाई, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी ज्योतिराव फूले जी ने। अगर यदि तुम बात करो दोस्तों 1888 की, तो इन्हें दोस्तों एक उपाधि दी गई थी। नाम तो इनका ज्योतिराव फूले ही था, लेकिन महात्मा किन्होंने दिया था वो आप लोग बताओगे। महात्मा की इनको क्या दी गई थी, उपाधि दी गई थी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या है, जो निचली जातियां हैं और जो महिलाएं, इनको कंधा उठाने का जो जुनून है, जो इनके अंदर जोश है, वो इन्होंने भरा था कि तुम अब अपने कंधे को उठा के चल सकते हो, तुम नीचे नहीं झुकोगे, तुम्हारे साथ कोई खड़ा होगा। तो इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, अगर यदि मैं लिख लूं कि दलितों के अधिकार, महिलाओं, बच्चों और इनको अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया था, अधिकार, इसके लिए इन्होंने क्या किया था दोस्तों, प्रयास किया था। मुख्य रूप से ये जातिवाद भेदभाव थे, कि ये जातिवाद भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। ये दोस्तों लैंगिक और जातिवाद, क्या लिख रहा हूं, दो चीजें लिख रहा हूं दोस्तों यहां पर। एक तो था दोस्तों यहां पर लैंगिक और एक था दोस्तों जातिवाद। क्या था, जातिवाद। इन दोनों की जो भेदभाव वाली स्थितियां थी, उनको ये खत्म करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। और इसी के कारण इन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, दलितों को और जो नीची जातियां हैं, इनको क्या किया कि तुम लोग क्या करो, ऊपर उठो, तुम लोग अपने जीवन यापन को अच्छे से करो। ठीक है, इनके बारे में अगर दिन की बात करूं मैं नारे की, दोस्तों इन्होंने कौन सा नारा दिया था, इनके नारे का नाम बताओ भाई। इनका एक नारा था जो ये बहुत अच्छे से कहते थे कि दोस्तों जो किसान है उनके लिए हमारी एक जो ज्योति है वही क्या बनेगी, एक क्रांति बनेगी। तुम बस एक तिली लगा दो, आग अपने आप पकड़ जाएगी। एक तिली, किसी एक इंसान को आप लोग उठा दो, बाकी पूरी चीज अपने आप उठ जाएगी। दोस्तों तुम केवल ये बता दो कि जय ज्योति, केवल एक ज्योति जलाओ। इनका अर्थ था कि एक ज्योति जलाओ और जय क्रांति, एक ज्योति जलाओ और तुम क्या पाओ, क्रांति पाओ। केवल तुम एक को टारगेट कर लो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम अपनी एक वैकेंसी को टारगेट कर लो, बाकी सभी वैकेंसी तुम्हारे हाथ में हो जाएंगी। एक वैकेंसी में मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे ने या जिस बच्चे ने भी अगर एक वैकेंसी को क्लियर कर लिया तो बाकी वैकेंसी अपने आप उसके फेवर में आ जाती। क्यों? क्योंकि उसने अब उतना सीख लिया है कि मैं अब उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं कि मैं एक वैकेंसी को क्लियर कर सकता हूं। चलिए भाई हम लोग बात करें इनके बारे में। तो दोस्तों इन्होंने महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अब तुम ये मुझे कमेंट सेक्शन में छाप के बताओगे कि महात्मा की उपाधि इनको किसने दी थी। अच्छा एक और थे हमारे दोस्तों, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, महात्मा गांधी। क्या नाम सुना होगा? महात्मा गांधी सुना होगा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। चलिए ये मैं बता देता हूं कि इनको जो उपाधि है ये किसने दी थी। ये लिखना भाई, विठल राव कृष्णा जी बांडेकर। इन्होंने बांडेकर जी, इन्होंने उपाधि दी थी। कब दी थी? 1888 समथिंग। कब दी थी? 1888 समथिंग की उपाधि इनको महात्मा की विठल राव जी ने दी थी। किसने दी थी? विठल राव जी कृष्णा जी वाडेकर। क्या नाम था? विठल राव कृष्णा जी वाडेकर जी ने उपाधि दी थी। अगर यदि तुम बात करो महात्मा गांधी जी की, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी को उपाधि दी गई थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1919 के अंदर। कब दी गई थी? 1919 के अंदर दी गई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जब आया था उस टाइम पे, उसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको उपाधि दी थी। ठीक है, और किस आंदोलन के बाद में इन्होंने उपाधि त्याग दी थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। ये लीजिए भाई, अब मैं बात करता हूं इनके पीएमओ की। और सबसे पहले हमारे जो इंडिया के जो पीएम हैं ये रहे। ये आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट में सबसे पहले दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, जो 1947 से 1964 तक ये हमारे देश के क्या रहते हैं? पीएम रहते हैं। इनके बाद में इनका ऑर्डर पूछा जाता है दोस्तों। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर पूछना, रेलवे वाले बच्चों से ये वाली चीजें पूछ ली, बेसिक जीएसजीके के अंदर ये वाली चीजें पूछ ली। लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 1966 तक, उसके बाद में इंदिरा गांधी जी 1980 से 1984 तक, उसके बाद में मोरारजी देसाई जी 1977 से 1979 तक,
फिर चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद वीपी सिंह जी, उसके बाद चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बीच बीच में गैप मुझे दिख रहा है, 1966 के बाद में ये 1980 आ गया। अगर ये तुम इनको इस तरीके से देखो तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने केवल 14 यहाँ पर पीएम है, कितने 14। अगर यदि तुम 14 नंबर के पीएम को देखो तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, ये कौन से हमारे 14वें नंबर के, कौन से 14वें नंबर के। लेकिन ये दोस्तों व्यक्तिगत अनुसार है, ये व्यक्ति के अनुसार है। अगर यदि तुम पीएम के क्रम के अनुसार देखो, पीएम के क्रम के अनुसार देखो तो पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं इनका अगर यदि तुम ऑर्डर देखो कि भाई इनका जो ऑर्डर है वो कौन सा, ये तो है दोस्तों व्यक्तिगत रूप से, कौन से व्यक्तिगत रूप से 14वें। लेकिन अगर यदि तुम ऑर्डर क्रम से देखोगे तो यहां पर तुम्हें दिखाई देगा दोस्तों ये 18वें नंबर के पीएम है। मैं एक एक पीएमओ के नाम आप लोगों को यहां पर लिखा देता हूं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके मैं एक एक करके नाम लिखा देता हूं दोस्तों। सबसे पहले लिखना आप लोग JLN जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद में गुलजारी लाल नंदा। अगर यदि उसके बारे में आप लोग बात करोगे तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं ये हमारे देश के पीएम रहे। इसके बाद में अगर यदि तुम 4th नंबर की बात करोगे यहाँ पर तो दोस्तों फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जी आते हैं। फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी जी आती हैं, कौन आती है, इंदिरा गांधी जी आती हैं। और इंदिरा गांधी जी के बाद में एक सरकार आती है मोरारजी देसाई की, किनकी आती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। इनके बाद में पॉइंट नंबर 7 अगर यदि 7वें हमारे पीएम की बात करो तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी, कौन, चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। उनके बाद दोबारा से इंदिरा गांधी आती हैं, उनके बाद में दोस्तों राजीव गांधी आते हैं, कौन आते हैं, राजीव गांधी जी आते हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसके बाद में क्योंकि हार गए थे। तो यहाँ पर आप लोग 10वें नंबर पे लिखना कि इनके बाद में बीपी सिंह जी, कौन, बीपी सिंह जी आते हैं। उनके बाद में चंद्रशेखर जी आते हैं, चंद्रशेखर, और उनके बाद में कौन आते हैं, नरसिम्हा राव जी, कौन आते हैं, नरसिम्हा राव जी आते हैं। अगर यदि तुम बात करो यहाँ पर दोस्तों 13 नंबर के तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, इनके बाद में दोस्तों एचडी देवगौड़ा जी आते हैं, कौन आते हैं, एचडी देवगौड़ा जी आते हैं। इनके बाद में इंद्र कुमार गुजराल जी, ठीक है, IKG। उनके बाद में अगर यदि तुम यहाँ पर बात करो भाई 70 नंबर पे तो 70 नंबर पे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, उनके बाद में मनमोहन सिंह जी आते हैं, और उनके बाद में हमारे पास में ये पीएम नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कौन आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो ये 14वें नंबर के हैं क्योंकि ऐसे पीएम हैं जिन्होंने 2 बार अपना पद ग्रहण किया है। कौन कौन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, इन्होंने अपना पद 2 बार ग्रहण किया था। इंदिरा गांधी जी को भी 2 बार मिला, गुलजारी लाल नंदा जी को भी 2 बार मिला है, ठीक है। तो पीएम जो 2 बार काउंट हो रहे हैं उनको अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बार काउंट करेंगे अगर यदि व्यक्तिगत रूप से पूछे तो, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंदर पीएम का उल्लेख किया गया है, प्रधानमंत्री का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, दोस्तों 75 अनुच्छेद में। कल वाली क्लासेज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाली चीज बताई थी दोस्तों किस अनुच्छेद में मैंने किया गया है, ठीक है। उसमें आप लोग पीएम वाली क्लासेज को देखना, उसमें आप लोगों को लास्ट में मैंने जब पीएम करवाया तो कल वाली क्लासेज को देख लिया करो क्योंकि 15 मिनट की क्लासेज को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 15 मिनट की क्लासेज में आपको जो डाटा मिलता है, आपको जो कंटेंट मिलता है, वाकई में कि बहुत सोच समझ के बहुत लिखा जाता है उस चीज को, समझा जाता है उस चीज को, ठीक है। तो आज के बारे में हम लोगों ने देखा थोड़ा सा, एक बार दोबारा से जर्नली में आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। आज का दिन 28 नवंबर क्यों प्रसिद्ध है, लाल ग्रह रेड प्लैनेट डे बनाया जाना उस मैरिनर 4 के अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण के द्वारा हम लोग इसको मनाते हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने, अच्छा इसको एक और लिखना दोस्तों, यहाँ पर एक और लिखना यहाँ पर कि यहाँ पर आज के दिन दोस्तों एक विश्व करुणा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व करुणा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि दोस्तों 2012 के अंदर, कब 2012 में भारत के कवि और पत्रकार थे जिनका नाम था प्रीतीश नंदा। क्या नाम था, प्रीतीश नंदा। इन्होंने इनकी स्थापना की थी, विश्व करुणा दिवस को इन्होंने मनाया था, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों जो लाल ग्रह दिवस है ये नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मंगल ग्रह के जब उसके अभियान की हम लोगों ने क्या की थी, जांच की थी, तो नासा ने इस दिवस को मनाना शुरू किया था। अमेरिका के अंदर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने ज्योतिराव फूले जी, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, किन किन प्रक्रियाओं को इन्होंने पूरा किया था, इनका जन्म कब हुआ, ये किससे रिलेटेड थे, ये आपसे बेसिक से पूछ सकता है। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, क्या थी, एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उस पुस्तक का नाम लिखना आप लोग, उस पुस्तक का नाम था भाई, ये रही, कहाँ है पुस्तक,
उनकी एक पुस्तक थी, इन पुस्तक का नाम लिखना भाई दोस्तों, इनकी पुस्तक का जो नाम है, इनकी पुस्तक का नाम लिखना गुलामगिरी। क्या नाम है भाई? गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ सकता है गुलामगिरी का संबंध किन से है, तो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा महात्मा ज्योतिराव फूले जी। किसे? महात्मा ज्योतिराव फूले जी, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ये भारत में समाज सुधारक थे, विचारक थे, लेखक थे और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। 1873 के अंदर इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। 88 के अंदर इनको महात्मा की उपाधि दी जाती है, विठल राव कृष्ण जी वांडेकर के द्वारा इनको दी जाती है। 1873 में इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम था गुलामगिरी, उसकी वो लिखी थी इन्होंने, ठीक है। निचली जाति और महिलाओं के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में अगर यदि तुम बात करो तो हमारे पीएम जो है वो 14वें नंबर के पीएम कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो 2014 से लगातार हो रहे हैं, ठीक है। अगर यदि तुम लोग बात करो कि पीएमओ का क्रम कौन सा है तो 218वें नंबर के, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछे तो 14वें नंबर के करके आना। क्या करके आना? 14वें नंबर के करके आना। पीएमओ के नाम जरूर ध्यान रखना, इस लिस्ट को जरूर ध्यान रख लेना। अगर यदि सिलेक्शन लेना है, अपनी माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है दोस्तों, अगर तुम सिलेक्शन लेना ही है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर यदि तुम लोग बात करो यहाँ पर तो दोस्तों 2 कैनाल मैंने आप लोगों को करवाई थी। एक थी हमारे पास में पनामा नहर। कहां थी? पनामा नहर। अब पनामा नहर कहां है ये तो मुझे बताओगे कि पनामा नहर किन 2 महाद्वीपों के बीच में है? किन 2 महाद्वीपों के बीच में? उन महाद्वीपों के बीच में आप लोगों को थोड़ा सा पनामा कैनाल दिख रहा होगा। उस पनामा कैनाल के अंदर भी मैंने आप लोगों को दिखाया थोड़ा सा कि यहाँ पर आप लोगों के पास में जो पनामा कैनाल थी, ये लो, ये रही भाई पनामा कैनाल, ठीक है। ये पनामा देश आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पनामा कैनाल से जुड़े हुए हैं। अगर यदि तुम बात करो दोस्तों कि हमारे विश्व के अंदर, हमारे विश्व में कितने महासागर हैं, मैं बच्चों के आईक्यू लेवल चेक कर रहा हूं, कितने महासागर हैं? केवल नाम बता दो भाई मेरे को, महासागरों के नाम बता दो। उसी के साथ में मुझे बता दो कि दोस्तों हमारे विश्व में कितने महाद्वीप है ना। संख्या तो बता देंगे, संख्या तो आराम से बता देंगे कि महासागर 5 हैं, महाद्वीप 7 है। मैं बता देता हूं, महासागर तो 5 हैं और महाद्वीप कितने? 7 हैं। लेकिन इनके नाम बताने में बड़ी दिक्कत आएगी, नाम बताने में दिक्कत आएगी। सुनना भाई, सबसे पहले अगर यदि तुम बात करो तो दोस्तों ये लो, मैं एक थोड़ा सा विश्व का, हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है ना। हमारी पृथ्वी लगभग गोल के अनुसार दिखाई देती है। अगर यदि यहां पर बात करो तो यहाँ पर एक महासागर हमें दिखाई देता है जिसे कहा जाता है दोस्तों आर्कटिक महासागर। क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर कहा जाता है। इधर अगर यदि तुम बात करो दोस्तों तो यहाँ पर एक महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। इधर की तरफ भी हमारा प्रशांत महासागर, कौन सा है? ये भी हमारे पास में प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इधर से इधर की तरफ आपस में जुड़े हुए हैं। अगर यदि तुम यहाँ पर बात करो दोस्तों तो ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं अटलांटिक। क्या बोलते हैं भाई? अटलांटिक बोलते हैं। अटलांटिक एस आकृति का एक महासागर है, इसमें सबसे गहरा जो गर्त है वो भी पाया जाता है। इसी के नीचे यहाँ पर हिंद महासागर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिंद महासागर पाया जाता है। अगर नीचे बात करो यहाँ पर तो यहाँ पर एक महासागर पाया जाता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। ये महासागर आप लोगों को मिला हुआ। कम से कम 4 किलोमीटर मोटी जो बर्फ की परत है वो वहां पर पाई जाती है। जनसंख्या यहाँ पर 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। अगर यदि तुम महाद्वीपों की बात करो तो सबसे पहला और सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो दोस्तों आता है एशिया महाद्वीप है। लगभग 29.5% पर ये फैला गया है। अगर यदि दूसरे महाद्वीप की बात करो आप लोग तो दोस्तों एक महाद्वीप आता है जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों 20% पर फैला गया है। अगर यदि तीसरे महाद्वीप की बात करो दोस्तों तो उत्तरी अमेरिका हमारे पास में एक महाद्वीप आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करो तो दोस्तों 16.3% पर ये फैला हुआ है। अगर यदि तुम बात करो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की, किसकी बात करो? दक्षिण अमेरिका की बात करो तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका 11.8 पर, किस पर? 11.8% क्षेत्रफल पर फैला गया है। अगर यदि तुम 5वें महाद्वीप की बात करो दोस्तों, एक महाद्वीप आता है यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप दोस्तों 6.5% पर फैला गया है। अगर यदि इसके बारे बाद में अगर यदि तुम बात करो यहाँ पर दोस्तों, एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया, एक तो कौन सा हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया है, और एक है मेरे पास में अंटार्कटिका, एक है मेरे पास में अंटार्कटिका। अगर यदि तुम इसकी बात करो तो ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों 5.2 पर फैला हुआ है। अगर यदि अंटार्कटिका की बात करो तो 9.6 पर फैला गया है। अंध महाद्वीप, अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है? ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। हिंद महासागर को हिंद के लिए, और प्रशांत महासागर प्रशांत के लिए। लेकिन अंध महासागर है वो किस महासागर को कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जवाब छोड़ना, ठीक है। चलिए तो भाई आज की क्लासेस को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज दोस्तों 28 नवंबर की जो प्रमुख घटनाएं थी वो मैंने आप लोगों को करवाई। यहाँ पर डे बाय डे आप लोगों को छोटी क्लासेज में पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई इसी के साथ में अगर यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। क्लासेज अच्छी लगे इसके लिए हम लोग
बार बार प्रयास करते हैं। एक कंटेंट को बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। आपको 15 मिनट की वीडियो, भले ही आप लोग वीडियो को आगे पीछे स्किप कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कंटेंट को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, ये आप सोच के देखो, ठीक है। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज, डे ड्रीम क्लासेज आप लोगों की जयपुर गांधीनगर पर ओपन हो चुकी है, तो आप लोग मैथमेटिक्स की क्लासेज फ्री ले सकते हो। यहाँ पर ओनली मैथमेटिक्स की क्लासेज यहाँ पर फ्री रहेंगी, तो तुम फ्री क्लासेज को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो गांधीनगर के सामने, ठीक है। जयपुर गांधीनगर पर ऑफलाइन क्लासेज फ्री है, तो तुम मैथमेटिक्स की क्लासेज यहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं अगली वाली क्लासेज में, तब तक मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूं, मिलेंगे जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।